अस्सलाम वालेकुम जी। मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो ऑनलाइन हो चुके हैं। तो जितने स्टूडेंट इस वक्त ऑनलाइन हैं इन तमाम की अटेंडेंस जो है वो मैंने लगा दी है। तो अब मैं लेक्चर जो है वो शेयर करने लगा हूँ। इससे पहले मैं तमाम स्टूडेंट्स को अभी मैंने एक मैसेज सेंड किया था गूगल क्लासरूम का। मैं गूगल क्लासरूम भी शेयर कर रहा हूँ। होप टू सी के तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो स्क्रीन नज़र आ रही होगी। ये आप लोग का गूगल क्लासरूम है जिसके अंदर आप लोग का तमाम मटेरियल जो है वो आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये मैंने क्लासरूम में अभी तक जितने भी हमारे लेक्चर हुए हैं ये सारे के सारे जो है वो मौजूद हैं। ये मैंने रेफरेंस बुक भी रख दी है, स्लाइड्स भी कर दी हैं और लास्ट जो 2 लेक्चर हुए हैं वो भी मौजूद हैं। तो कोशिश करें, जो अभी मैंने लिंक शेयर किया था क्लासरूम को, जो GR है इनको लिंक दे दिया हुआ है। तो आप इनसे लिंक शेयर करके इसको जो है वो ज्वाइन करें ताकि आप सब लोगों को जो आपकी क्लास है वो आसानी जो है उसका मटेरियल मिल सके। मैंने यहाँ पे ये लिंक दोबारा से शेयर कर दिया है और क्लास कोड भी जो है वो भी लिख दिया। लेक्चर शेयर करता हूँ जी मैं। आज का जो हमारा टॉपिक है हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर और असेंबली लैंग्वेज। स्टार्ट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज फीचर। इफ यू आर नॉट अ प्रोफेशनल प्रोग्रामर, most likely you do most if not all of your coding using a high level language। वो कहता है कि अगर तो आप हाई लेवल प्रोग्रामर नहीं हो या आप हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे हो और काम नहीं भी कर रहे, you may or may not have had the luxury of choosing which HLL you use to your projects, but either way there is no doubt in make your job easier। वो कहता है कि आपको डाउट है आपकी किसी जॉब के ऊपर या आप अभी चूज नहीं कर पा रहे कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो किस तरह से, यानी कौन सी लैंग्वेज। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर्स के अंदर कि मल्टीपल हमारे पास कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं। आप डिपेंड कर रहा है आप किस लैंग्वेज के ऊपर जो है वो काम करते हो। दिस सेक्शन डिस्क्राइब 2 और मोस्ट यूजफुल फीचर ऑफ HLL, portability and standardization, which help set HLL apart from assembly language programming। वो कहता है कि इस सेक्शन के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम यही देखेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज की पोर्टेबिलिटी, उसका स्टैंडर्डाइजेशन और वो कितने लेवल पे जाके असेंबली लैंग्वेज को जो है वो सपोर्ट करती है। ये सारी चीजें आज हम लोगों ने हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर्स के अंदर डिस्कस करनी है। सबसे पहले पोर्टेबिलिटी। As described earlier, the processor instruction section, instruction code programming is highly dependent on the processor used in the computer। वो कहता है कि जितनी भी आप हाई लेवल की, लो लेवल की, मिडल लेवल की कोई भी लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करते हो, उन तमाम को प्रोसेसर से ही गुजरना पड़ता है या प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन से गुजरना पड़ता है। Each of the different families of the processor utilize different instruction code format as well as different method for sorting data, being ending, little ending। Instruction code written in IA32 platform will not work on the MIPS processor platform। वो कहता है कि जो इंटेल 32 के प्रोसेसर है वो जरूरी नहीं है कि हर प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर जाए या हर फैमिली के अंदर वो काम करें। उसके लिए अलहदा जो MIPS के प्रोसेसर है वो अपने लिहाज से काम करेंगे और जो आपके इंटेल 32 के जो प्रोसेसर हैं वो अपने लिहाज से काम करेंगे। दोनों की पोर्टेबिलिटी डिपेंड कर रही होगी उस लैंग्वेज के ऊपर या उस असेंबली कोड के ऊपर जो आपने उसके अंदर लिखा हुआ होगा। इमेजिन राइटिंग a 10,000 लाइन इंस्ट्रक्शन कोड प्रोग्राम फॉर योर न्यू एप्लीकेशन। वो कहता है कि अगर इसकी एग्जांपल लें कि हम लोग 10,000 लाइन जो है वो अपने एप्लीकेशन के अंदर लिखें विच रन ऑन सन स्पार्क वर्कस्टेशन, और इसको हम सन स्पार्क वर्कस्टेशन के ऊपर रन कर दें, एंड बीइंग आस्क्ड टू पोर्ट इट टू अ लाइनक्स वर्कस्टेशन रनिंग ऑन द पेंटियम कंप्यूटर।
यानी आपने क्या किया है कि रन किया है स्पार्क वर्कस्टेशंस के ऊपर, लाइनक्स के ऊपर। अब आप चाहते हो कि वही कोड, वही जो आपका कोड है वो आपके पेंटियम कंप्यूटर के ऊपर रन हो। बिकॉज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर यूज फॉर द सन स्पार्क वर्कस्टेशन डज नॉट यूज द सेम इंस्ट्रक्शन कोड एज द पेंटियम, all of your code would be need to be redone for a new instruction code। वो कहता कि ये जरूरी नहीं है, ये हो भी नहीं सकता कि सन स्पार्क वर्कस्टेशन के ऊपर आपने प्रोग्राम रन किया है, आप उसका इंस्ट्रक्शन कोड डिफरेंट होगा। जब आप पेंटियम के ऊपर अपने प्रोग्राम को दोबारा से रन करोगे तो उसका इंस्ट्रक्शन कोड जो है वो डिफरेंट होगा। ये नहीं हो सकता कि आपने एक सिस्टम का जो राइट किया हुआ कोड है वो तमाम सिस्टम के ऊपर जो है आसानी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि इसका मेन वजह यही है कि हर प्रोसेसर का जो इंस्ट्रक्शन कोड है वो डिफरेंट होगा। HLL have the capability to be port to other operating system and other processor platform by simply recompiling the program of the new platform। वो कहता है कि ये डिपेंड कर रहा था कि जैसे ही आपने हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखा, अब उस प्रोग्राम को जरूरी है कि आप नए प्रोसेसर के ऊपर दोबारा से रन करें, ताकि जब नए प्रोग्राम की प्रोसेसर के ऊपर वो दोबारा से एग्जीक्यूट होगा तो वो ऑटोमेटिकली उस इंस्ट्रक्शन कोड के मुताबिक होगा। When the program is recompiled, it is automatically rewritten using the instruction code for the destination processor। वही बात आ गई कि जब आपने उसके ऊपर प्रोग्राम दोबारा लिखा है, अब वो प्रोग्राम जो है प्रॉपर इंस्ट्रक्शन कोड को जो है वो इस्तेमाल कर रहा है और जो भी उसका डेस्टिनेशन है उस डेस्टिनेशन के ऊपर जाके वो एग्जीक्यूट होगा। However, in practice, non-trivial program or use operating system API that make it difficult to simply recompile the source code for another platform। वो कहता है कि सिंपली ये है कि आपका जो प्रोग्राम है वो सिंपल जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने उसको रन किया है वो उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर होगा। नए प्लेटफॉर्म के ऊपर जाने के लिए आपको उसका नया प्रोग्राम नए सिरे से जो है वो रिकम्पाइल करना पड़ेगा और उसको री एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जी स्टैंडर्डाइजेशन। Another useful feature of HLL is the abundance of standard available for the language। वो कहता है कि एक और बहुत बड़ा स्टैंडर्डाइजेशन का फीचर है लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर। बोथ द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग IEEE एंड द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI, दोनों जो कंपनीज हैं, चाहे वो ANSI है चाहे वो IEEE है, ये इस वक्त वर्ल्ड लेवल पे टॉप ऑफ द लिस्ट है और यही ISO के स्टैंडर्डाइजेशन को भी कवर करते हैं। हैव क्रिएट स्टैंडर्ड स्पेसिफिक फॉर मैनी HLL। वो कहता है कि इन लोगों ने अब कुछ हाई लेवल लैंग्वेज की अपने लिहाज से हाई लेवल लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हुए स्पेसिफिक जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन कर दी है। अब वो जो स्टैंडर्ड बन चुका है उस स्टैंडर्ड को इन इदारों के अलावा, ISO के अलावा कोई और कंपनी जो है उसको चेंज नहीं कर सकती। क्यों? ये एक स्टैंडर्ड लिखा जा चुका है। अब जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाएगा कोड, वो एक स्टैंडर्ड के तहत जो है वो कोड लिखा जाएगा और उसके अंदर आप किसी किस्म की जो है उसके स्टैंडर्डाइजेशन में किसी किस्म की जो है तब्दीली वो नहीं कर सकते। दिस मीन्स दैट यू आर guaranteed to obtain the same result from the source code compiled with a standard compiler on one type of the operating system and processor as you would like compile to a different type of operating system and processor। वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि अब गारंटी दे दी गई है कि एक प्रोसेसर के ऊपर जो कोड कंपाइल हुआ है वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, वो विंडो हो सकती है, लाइनक्स हो सकती है, सन सोलारिस हो सकता है, स्पार्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, और भी मुख्तलिफ तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनके ऊपर वो हो सकता है। वो ही कोड एट इट इज कंपाइल हुआ जो ऑब्जेक्ट कोड होगा वो एट इट इज आप दूसरे सिस्टम पे जब चलाओगे, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे जब चलाओगे तो वहां पे भी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ईच कंपाइलर इज क्रिएटेड टू इंटरप्रेटर एंड standard language construct into the instruction code for destination process to produce the same functionality across the process platform। वो कहता है कि अब क्या है, अब आपको यही, मैं एग्जांपल यहाँ पे अगर कोड करूँ तो तब आपको बड़ा इजीली इसकी स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो क्लियर हो जाएगी। वो ये है कि आप
सिंपल सी प्लस प्लस अभी तक, क्योंकि अगर आप लोगों ने स्टडी किया या जावा स्टडी किया तो सी प्लस प्लस का कोड एक सिस्टम से, जैसे आपके पास कंप्यूटर लैब है या आपके घर पे एक या दो पीसी है, आपने एक कंप्यूटर के ऊपर जो है वो कंप्यूटर का कोड सी एंड सी प्लस प्लस का जो कोड है वो जनरेट किया है, और सेम कोड को जनरेट करने के बाद आप दूसरे सिस्टम के ऊपर जब एग्जीक्यूट करोगे तो वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों प्रोसेसर डिफरेंट है, दोनों की वर्किंग डिफरेंट है। वहां पे आपको प्रोग्राम सेम रहेगा लेकिन उस प्रोग्राम को आपको रिकंपाइल करने की जरूरत पेश आएगी, आपको उसको रिकंपाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जी हमारा असेंबली लैंग्वेज। While creating a large application using an HLL is often similar than using raw instruction code। वो कहता है कि अगर हम ये बात करें कि बड़ी हाई लेवल लैंग्वेज के अलावा बड़े बड़े लेवल के ऊपर हमने एप्लीकेशन लिखनी है, इंस्ट्रक्शन कोड लिखने हैं, it doesn't necessarily mean that the resulting program will be efficient। वो कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि आपका जो प्रोग्राम जो आपने बहुत हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा है वो टोटली एफिशिएंट हो। अनफॉर्चुनेटली इन ऑर्डर टू इंक्रीज पोर्टेबिलिटी एंड कंप्लीट compiling standard with standard many compiler code the least common denominator. This mean that compiler create instruction code for advanced processor chip may not utilize special instruction code unique to those processor to help create a faster application। वो कहता है कि वही बात होगी कि आप चाहे जितनी मर्जी बड़ी लाइनों का कोड लिख लें, अब उसको क्या है कि उस कोड को आपको अपने प्रोसेसर के मुताबिक जो है वो रिक्रिएट करना है, रिकंपाइल करना है। जब वो रिकंपाइल होगा तो वो उस मशीन के ऊपर उस एप्लीकेशन के लिहाज से जो है उसकी स्पीड जो है वो तेज हो जाएगी। One feature that many of the new processor on the market offer is advanced mathematics handling instruction code। वो कहता है कि अब क्या है कि इन्हीं फीचर्स के अंदर बढ़ते बढ़ते अब मार्केट में एडवांस मैथमेटिकल प्रोसेसर आने शुरू हो गए जो कि डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन कोड को जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं या इंस्ट्रक्शन कोड के ऊपर जो है वो वर्क कर सकते हैं। These instruction code help speed up complex mathematical expression processing by using larger than numeric byte size to present number 64 to 128 bit। यानी कि अब क्या है कि इंस्ट्रक्शन कोड इतने हाई लेवल पे चला जाएगा, या आने वाले जो आपके प्रोसेसर हैं या आने वाले जो आपके प्रोसेसर की जो लेंथ है वो 64 बिट से 128 बिट तक चली जाएगी। और इससे क्या होगा, इंस्ट्रक्शन कोड का भी साइज बढ़ जाएगा, आपका जो मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स एरर आते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। क्यों? अब आपके प्रोसेसर की स्पीड 128 बिट तक होगी। जैसे कि अभी आप लोगों में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 32 बिट प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास 64 बिट प्रोसेसर होगा। तो अभी सिस्टम की स्पीड और है, लेकिन जैसे ही 128 बिट के प्रोसेसर आना शुरू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली स्पीड जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अनफॉर्चुनेटली मैनी compiler don't take advantage of these advanced instruction code। वो कहता है कि कुछ प्रोसेसर ऐसे होंगे जो कि इस फीचर को जो है इंस्ट्रक्शन कोड के इस फीचर को कंपाइल नहीं कर पाएंगे। क्यों? आप खुद देख लें कि 128 बिट ज्यादा है या 64 बिट ज्यादा। अगर 64 बिट का कोड 128 बिट तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन 128 बिट का कोड जो एग्जीक्यूट हुआ है वो आपका 64 बिट के प्रोसेसर पे वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। Of course, the first step is to improve execution speed is to ensure that the best algorithm is used in the first place। वो कहता है कि यही होगा कि उस दौरान ये चेक किया जाएगा कि कौन सा सबसे बेस्ट प्रोसेसर है या कौन सा सबसे बेस्ट आपका एल्गोरिथम है या कौन सी सबसे बेस्ट लैंग्वेज है जिसके अंदर आप प्रॉपर तरीके से अपने कोड को लिखें और प्रॉपर तरीके से वो कोड आपका एग्जीक्यूट हो। जब वो एग्जीक्यूट होगा तो ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्शन कोड जो है वो वर्क करेगा। ऑप्टिमाइजिंग अ पुअर एल्गोरिथम डज नॉट कॉम्पिटेंट फॉर यूजिंग अ फास्ट लार्ज एल्गोरिथम फर्स्ट प्लेस। सबसे पहले तो ये होगा कि एक बड़े लेवल का जो एल्गोरिथम है उसको कॉल होगा, उसके अंदर जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग जो है उसकी शुरू हो। असेंबली लैंग्वेज कैपेबल
assembly language enable program to directly create instruction code program without having to worry about the many different instruction code set combination on the processor. वो कहता है कि एक वाहिद एक असेंबली लैंग्वेज ही है जो कि डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन कोड के अंदर प्रोग्राम करेगी, बगैर किसी प्रॉब्लम के इंस्ट्रक्शन कोड उसका जनरेट होगा और प्रोसेसर डायरेक्टली जो है उस पे काम करेगा. इंस्टेड एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम यूज निमोनिक्स टू रिप्रेजेंट इंस्ट्रक्शन कोड. असेंबली लैंग्वेज बाकी जो है, अगर C++ की बात करूं, जावा जो है वो बाइट कोड जनरेट करता है, C++ या सी है वो आपकी मशीन कोड जनरेट करती है, और जो आपकी असेंबली लैंग्वेज है ये निमोनिक्स कोड जनरेट करती है जो कि इंस्ट्रक्शन कोड के अंदर डायरेक्टली जो है वो वर्क करते हैं. द निमोनिक्स इनेबल द प्रोग्रामर टू यूज इंग्लिश स्टाइल वर्ड टू रिप्रेजेंट इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन कोड. The assembly language mnemonics are easily converted to the raw instruction code by an assembler. होगा क्या कि mnemonics कोड होंगे, mnemonics कोड प्रोग्रामर जो भी लिखेगा वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे mnemonics कोड के अंदर, और mnemonics कोड ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे असेंबली लैंग्वेज की मदद से आपके इंस्ट्रक्शन कोड के अंदर. और जब इंस्ट्रक्शन कोड के अंदर वो जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि आपका प्रोसेस हो के आपके सामने जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा. इस तरह क्या होगा कि प्रोसेसर की जो वैल्यू है, प्रोसेसर का जो वर्किंग है वो कम होगी और उसके ऊपर लोड कम पड़ेगा. एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट आर यूज्ड टू डिफाइन द प्रोग्राम ऑपरेशन: ओपीसी कोड, निमोनिक्स, डाटा सेक्शन एंड डायरेक्टिव्स. The following section describe each of these components and show how the use within assembly language program to create resulting instruction code program. अभी तक हम जितनी भी चीजें डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली हम लोग जो है वो इंस्ट्रक्शन कोड की ही डिस्कस कर रहे हैं. अब उस इंस्ट्रक्शन कोड के अंदर पहले हमारे पास प्रोसेसर C एंड C++, जावा, इसके अलावा पाइथन, और इसके अलावा जो आपकी है JSP, ASP, PHP, और भी जो मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, F# है, J# है, और इसी तरह और भी लैंग्वेज जिनको कंपाइलर इस्तेमाल करता है. फिर उसके बाद जावा जो है वो बाइट कोड को इस्तेमाल करता है. थर्ड नंबर पे हमारी असेंबली लैंग्वेज है जो कि डायरेक्ट निमोनिक्स कोड. अब ये सारे का सारी चाहे वो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, सब ने इंस्ट्रक्शन कोड को अपना कोड जो है वो देना है ताकि वो कोड जो है वो प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट हो के हमें प्रॉपर तरीके से उसकी आउटपुट जो है वो मिल सके. ओपी कोड निमोनिक्स. यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है. क्लियर है जी सबको? The core of an assembly, OP code mnemonics. The core of an assembly language program is instruction code used to create the program. वो कहता है कि mnemonic assembly language के अंदर जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन कोड के अंदर लिखा जाता है. To help facilitate writing the instruction code, assembler equate mnemonics word with instruction code function such as moving and adding data element. For example, the instruction code. यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन कोड दिया गया है. अब इसी इंस्ट्रक्शन कोड को जो है वो प्रॉपर तरीके से वो एग्जीक्यूट करेगा. कैन बी रिटन इन असेंबली लैंग्वेज. फॉलो, जब हम उसको असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे तो यही कोड कुछ इस तरह से लिखा जाएगा और बाद में ये हम इसको कॉल करेंगे. जैसे कि आगे चल के 1-2 लेक्चर के बाद हम प्रैक्टिकली टोटली जो है वो आ जाएंगे. तो फिर इस तरह के छोटे छोटे कोड जो है वो हम एग्जीक्यूट करके अपनी असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो है वो चेक करेंगे. इंस्टेड ऑफ हैविंग टू. जी सर, एक क्वेश्चन है. जी बोलिए. निमोनिक्स क्या होते हैं? निमोनिक्स कोड मैं आपको जब इसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा उसमें रजिस्टर्स दिखाऊंगा. ये अभी आप पीछे देख रही है ना, एक मिनट ठहरे मैं आपको दिखाऊंगा. ये जो हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ ना, पुश %EBP, मूव ESP, EEP, ये जो इस कंडीशन में आप लिखोगे ये निमोनिक्स कोड कहलाएंगे. यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये अब ये आपको लग तो इंग्लिश लैंग्वेज रही है लेकिन बेसिकली ये असेंबली के लिहाज से निमोनिक्स कोड है. जैसे कि आगे चल के हम मूव, JMP, इंस्ट्रक्शन INC और मुख्तलिफ रजिस्टर्स के अंदर खेलेंगे या मुख्तलिफ रजिस्टर्स के अंदर कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे तो वहां पे आपको ये निमोनिक्स कोड जो है वो ज्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा. डिफरेंट असेंबलर यूज डिफरेंट निमोनिक्स टू रिप्रेजेंट इंस्ट्रक्शन कोड. वो कहता है कि डिफरेंट असेंबलर है जो कि अब ये डिफरेंट असेंबलर क्यों है? डिफरेंट प्रोसेसर होने की वजह से.
आगे चल के हमने प्रोसेसर की भी डिफरेंट टाइप्स पढ़नी है, तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएंगे कि ये डिफरेंट असेंबलर इंस्ट्रक्शन कोड क्यों एग्जीक्यूट होते हैं। वाइल ट्रेंड हैव इमेजिन to standardize assembler mnemonics, there is still quite a vast variety of mnemonics code, not only between processor families but even between assembler used for the same processor instruction code set। वो कहता है कि ये सिर्फ फैमिली की हद तक नहीं है, बल्कि जो भी आपने असेंबली लैंग्वेज के अंदर कोड लिखना है, अब वो असेंबली लैंग्वेज का जो कोड लिखा हुआ है वो जिस भी असेंबलर पे चलेगा, यानी कि आपके इंटेल कॉर्पोरेशन के प्रोसेसर है, इसी तरह आपके AMD के प्रोसेसर हैं, इसी तरह आपके सन स्पार्क के प्रोसेसर है, यानी मुख्तलिफ कंपनीज मुख्तलिफ प्रोसेसर बना रही हैं और हर प्रोसेसर का इंस्ट्रक्शन कोड डिफरेंट है, हर प्रोसेसर के अंदर असेंबलर डिफरेंट है। अगर मैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो वहां पे आपका असेंबलर और होगा, अगर मैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो वहां पे आप लोग मैसम का जो है वो इस्तेमाल करोगे। तो डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट तरह के कोड, डिफरेंट तरह की जो कंपाइलर एंड डिफरेंट तरह के असेंबलर जो है और इंटरप्रेटर आपने इस्तेमाल करने हैं। ईच प्रोसेसर मैन्युफैक्चर पब्लिश developer manually detail all of the instruction code implemented by a specific chipset. The Intel IA32 developer manually are freely available at the Intel website www.intel.com। यानी कि वो कहता है कि अगर आप लोग इंटेल का ही इस्तेमाल कर रहे हो प्रोसेसर, तो फिर आप क्या करोगे, इंटेल की अपनी वेबसाइट पे जाके उसका असेंबलर जो है, उसका इंस्ट्रक्शन कोड जो है उसको डाउनलोड करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। वो आपकी है www.intel.com। These developer manual take over 100,000 pages just to immediately describe all the instruction code for the Pentium family of the processor। अब वो कहता है कि 1000 पेज की वो डॉक्यूमेंटेशन है जिसके अंदर पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शन कोड के तमाम वो कोड्स हैं वो लिखे गए हैं, और उन्हीं कोड्स को आप इस्तेमाल करके जो है वो अपने इंटेल फैमिली के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा डिफाइनिंग डेटा। ये डेटा जो है ये आगे प्रॉपर असेंबली लैंग्वेज का एक प्रॉपर डायरेक्टिव है जिसको हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। प्रॉपर तरीके से डाटा जो है वो हम डिफाइन करेंगे, प्रॉपर तरीके से हमारा प्रोग्राम जो है वो इसी के थ्रू लिखा जाएगा। डिफाइनिंग डेटा, बिसाइड द इंस्ट्रक्शन कोड मोस्ट प्रोग्राम आल्सो रिक्वायर डेटा एलिमेंट टू बी यूज्ड टू होल्ड वेरिएबल एंड कांस्टेंट वेरिएबल डेटा वैल्यू that are used throughout the program। वो कहता है कि इंस्ट्रक्शन कोड के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जिसको डाटा रिक्वायर्ड होता है वेरिएबल के थ्रू। अब वो डिपेंड कर होता है कि वेरिएबल के थ्रू जो डाटा रिक्वायर्ड किया गया है उसी डाटे को प्रॉपर तरीके से होल्ड किया जाए मेमोरी के अंदर। HLL यूज वेरिएबल टू फाइंड सेक्शन ऑफ मेमोरी टू होल्ड द डाटा। वो कहता है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो प्रॉपर तरीके से इस डेटे को होल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, इट इज नॉट अनकॉमन टू सी द फॉलोइंग HLL। यहाँ पे वो एक छोटा सा प्रोग्राम दिया होता है जिसको आप सी के अंदर प्रॉपर तरीके से चाहे आप सी के अंदर डिक्लेयर करते हो, जैसे कि ये देखो लॉन्ग टेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 150। ये मैंने एक लॉन्ग वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया जिसको एक 150 जो है वो साइन किया। इसी तरह से मैंने एक अरे बनाई है जिसमें 22 मैसेजेस जो है वो स्टोर हो सकते हैं, जिसमें से एक मैसेज जो है मैंने यहाँ पे स्टोर किया। इसी तरह मैंने फ्लोट पाई लिया जिसकी वैल्यू जो है वो मैंने डिफरेंट पाई की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले कर दिया। ईच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इंटरप्टेड बाय HLL कंपाइलर to reserve memory location of a specific number of bytes to store value that may or may not change during the course of the program। वो कहता है कि each statement क्या है, असल में उसने हर स्टेटमेंट ने आपकी प्रोग्राम के अंदर प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम में जाके अपनी मेमोरी की वैल्यू को जो है वो लोकेशन को जो है वो सेव किया है। सेम यही काम जब हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर करेंगे तो हम डेटे का कीवर्ड जो है वो लिखेंगे, तब जाके हमारा डाटा और वेरिएबल जो है वो प्रॉपर तरीके से असेंबली लैंग्वेज के अंदर सेफ होंगे। सेशन क्लोज होने लगा है। जैसे ही सेशन क्लोज होता है आप लोग री ज्वाइन कीजिएगा सेशन को जल्द अज जल्द, ताकि हमारा जो लेक्चर है वो क्लियर हो सके।
दोबारा शेयर करने लगा हूं। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो स्क्रीन नजर आ रही होगी। ओके जी। Assembly language also enable the programmer to define data item that will be stored in the memory। वो कहता है कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर भी प्रोग्रामर्स को ये फैसिलिटी दी गई है कि वो डाटा को प्रॉपर तरीके से मेमोरी के अंदर स्टोर कर सके, लेकिन उसके लिए हमें डाटा और उसी तरह से जैसे इंटीजर था, आपका लॉन्ग था, आपका फ्लोट था सी के अंदर, यहाँ पे भी आपके पास डाटा टाइप्स हैं। आप उन्हीं डाटा टाइप्स को आगे चल के जब हम प्रैक्टिकल करेंगे उन्हीं डाटा टाइप्स को इस्तेमाल करके आप प्रॉपर तरीके से असेंबली लैंग्वेज के अंदर अपना डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द प्रोग्रामिंग असेंबली लैंग्वेज is that it provide you with generate control over where and how your data is stored in the memory। वो कहता है कि यही है कि हम डाटा जो है वो किस तरह से प्रॉपर स्टोर करेंगे और किस तरह से इसको लेके चलेंगे, या कौन सा जो है वो इसको लेके चलेगा। द फॉलोइंग सेक्शन डिस्क्राइब टू मेथड यूज्ड टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा इन असेंबली लैंग्वेज। वो कहता है कि यहाँ पे हम दो डिफरेंट मेथड जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे आप अपने असेंबली लैंग्वेज के अंदर डाटे को स्टोर भी कर सकते हैं और असेंबली लैंग्वेज के अंदर से डाटे को रिट्रीव भी कर सकते हैं, यानी डाटे की आउटपुट या डाटे को फेच भी कर सकते हैं। पहला जी यूजिंग मेमोरी लोकेशन। Similar to the HLL method of defining data, assembly language enable you to declare a variable that point to a specific location in the memory। वो कहता है कि जिस तरह से आप दूसरे मेथड के अंदर या दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर अपने कोड को करते हो, इसी तरह से आप असेंबली लैंग्वेज के अंदर भी अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे और उनको मेमोरी की बाकायदा से जो है मेमोरी का लोकेशन जो है वो बताओगे और वो स्पेसिफिक मेमोरी के ऊपर जाके वो डाटा जो है वो स्टोर होगा। डिफाइनिंग वेरिएबल इन असेंबली लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इसके दो मेन पार्ट हैं। अ लेबल दैट पॉइंट ऑफ टू अ मेमोरी लोकेशन, अ डाटा टाइप दैट डिफॉल्ट value of for the memory bytes। The data type determine how many bytes are reserved for the variable। वो कहता है कि डाटा टाइप जो है वो ये बताएंगे कि कितने वेरिएबल को आपने डाटा जो है वो बाइट्स जो है वो रिजर्व किए हैं। In an assembly language program that would be this would look like following, जैसे कि long 150 messages, ASCII this is the text message, पाई फ्लोट 3.1। तो ये एक इस तरह का टेक्स्ट मैसेज जिस तरह आप देख रहे हो अभी कोड, इसी तरह से आपने वहां पे जो है वो प्रॉपर तरीके से अपने कोड को जो है वो एग्जीक्यूट करना है। एज यू कैन सी फ्रॉम द डेटा टाइप, जैसे कि आपने डाटा टाइप के अंदर देखा, असेंबली लैंग्वेज अलाउ टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ डेटा स्टोर इन द मेमोरी लोकेशन। कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो प्रॉपर तरीके से हमें ये परमिशन दे रही है कि आप अपने डेटे को प्रॉपर तरीके से मेमोरी लोकेशन में स्टोर करो अलोन विद द डिफॉल्ट वैल्यू प्लेस इन द मेमोरी लोकेशन सिमिलर टू मोस्ट HLL मेथड। सेम वो कहता है कि वही मेथड है जो हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर है, उन्हीं मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए आपने यहाँ पर भी अपने प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल को स्टोर करना है, डाटे को जो है वो स्टोर करना है। ईच डाटा टाइप का ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ बाइट्स स्टार्टिंग एट द मेमोरी लोकेशन रिजर्व फॉर द लेबल। वो कहता है कि होगा क्या क्या, जो भी लेबल आप डिक्लेयर करोगे, जो भी मेमोरी लोकेशन डिक्लेयर करोगे, वो मेमोरी लोकेशन अलहदा से, जैसे कि इंटीजर है तो इंटीजर का डाटा इंटीजर में जाएगा, फ्लोट है तो फ्लोट का डाटा फ्लोट में जाएगा, डबल है तो डबल का डाटा डबल में जाएगा, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर का डाटा कैरेक्टर में जाएगा। इसी तरह से असेंबली लैंग्वेज के अंदर भी आप जो वेरिएबल जिस तरह का डिक्लेयर करोगे उसी टाइप का डाटा जो है वो उसके अंदर स्टोर होगा। द फर्स्ट डाटा एलिमेंट डिक्लेयर टेस्ट वैल्यू। ये देखिए यहाँ पे पहला डाटा एलिमेंट जो डिक्लेयर है वो टेस्ट वैल्यू है। is placed in a memory 4 byte hexadecimal value in a little Indian order 960000। ये देखें यहां तक ये जो एरिया डिक्लेयर किया होगा ये आपका टेस्ट वैल्यू का है। द नेक्स्ट डाटा एलिमेंट मैसेज, उसके बाद जो है वो मैसेज डिक्लेयर किया गया, इट प्लेस इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट बाइट ऑफ द टेस्ट वैल्यू डेट, और उसके लास्ट बाइट से आगे जो है वो आपका डाटा जो है वो ये स्टार्ट हो रहा है, और उसके ऊपर जो है टॉप लेवल पे जो है वो आपका पाई की वैल्यू क्योंकि हमने डिक्लेयर किया तो उसके बाद जो है वो पाई की वैल्यू भी वो हमें यहाँ पे वो शोर करे। इट प्लेस इज मेमोरी इन द ऑर्डर दैट टेक्स्ट
कैरेक्टर अपेयर इन द स्ट्रिंग। वो कहता है कि क्या होगा कि इसमें जो भी टेक्स्ट आएगा वो स्ट्रिंग, क्योंकि हमने उसको स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है इसलिए वो स्ट्रिंग की फॉर्म में ही जो है वो हमें डिस्प्ले होगा। Finally, the last data element pi is placed in a memory immediately after the last byte of the message data element. वो कहता है कि आखिरकार क्या होगा कि एंड पे हम लोगों ने पाई की वैल्यू डिक्लेयर किया, अब उस पाई ने जो है मेमोरी में इमीडिएटली जो जाके डाटा जो है वो अपना स्टोर कर लिया। द मेमोरी लोकेशन आर रेफर विद इन द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम बेस्ड ऑन द लेबल यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रिंग लोकेशन। अब वो क्या है कि उसके अंदर जो है वो एक स्ट्रिंग हमने डिक्लेयर किया हुआ और उस स्ट्रिंग लोकेशन ने आप जाके मेमोरी में जो भी उसकी लोकेशन बनती है वहां पे प्रॉपर तरीके से उसने जाके उसको स्टोर करना है। आ सैंपल असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम वुड लाइक, यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम है, मूव एल, टेस्ट वैल्यू को मूव कर रहा है परसेंटेज EBX के साथ, ऐड करेगा एल के साथ, परसेंटेज 10 $10 परसेंटेज EBX, मूव एल, EBX और टेस्ट वैल्यू। तो ये डाटा जो है वो एक दूसरे के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर रहा है। ये आगे चल के मैंने आपको बताया कि जब हम इसको प्रैक्टिकली जो है वो सही तरीके से असेंबली लैंग्वेज का स्टार्ट कर लेंगे तो फिर ये आपको पता चलेगा कि डाटा जो है वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में मूव कैसे होता है, डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जंप कैसे करता है, रजिस्टर्स के अंदर हम लोग कैसे ट्रांसफर करते हैं। ये उस वक्त प्रैक्टिकली जो है वो हम लोग इसको जो है वो डिटेल में जाके आगे पढ़ेंगे। द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन लोड द EBX रजिस्टर विद द 4 byte वैल्यू लोकेटेड एट द मेमोरी लोकेशन पॉइंट 2 by the test value label which was defined within a 150। अब हमने टेस्ट वैल्यू की क्या असाइन किया जी, हमने उसको असाइन किया 150। अब वो 4 बाइट के ऊपर उसने जाके EBX के अंदर यानी BX का हाफ रजिस्टर जो है उसमें जाके अपने डेटे को स्टोर कर दिया। द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड 10 इन डेसिमल टू द वैल्यू स्टोर इन द EBX। ये आपका BX जो है वो एक रजिस्टर है जिसके दो पार्ट है, एक AHX है और दूसरा EBX है। इसी के आपके EBX ये एक आपका 4 बाइट का रजिस्टर है जिसके मजीद दो पार्ट हैं, लेकिन इस वक्त जो आपका डाटा स्टोर किया गया है 150 जो है वो जो वैल्यू टेस्ट वैल्यू को असाइन किया गया वो EBX रजिस्टर के अंदर उसने असाइन कर दिया। Finally, the register value is stored in the memory location referred by the test value label। अब वो क्या होगा, जैसे ही वो मेमोरी में स्टोर होगा EBX का, अब उसकी जगह पे क्या स्टोर किया गया, टेक्स्ट वैल्यू जो है वो स्टोर हो चुकी है और जब भी हम उसको रिटर्न करेंगे तो उसमें 10 ऐड होके 160 की आउटपुट जो है वो हमें जनरेट होगी। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो थोड़ी सी आपको ये मुश्किल लग रही होगी असेंबली लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसका प्रॉपर प्रैक्टिकल जो है वो 2-3 लेक्चर अभी हमारे मजीद और चलेंगे। ऐसे होप टू से कि 4th लेक्चर या 5th लेक्चर से हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ी थोड़ी जो थ्योरी है हमारी यानी उसकी अभी सिर्फ हम लोग इंस्ट्रक्शन कोड, रजिस्टर्स में डाटे की शिफ्टिंग, डेटा कैसे आपने अप्लाई करना है और उसके अंदर डायरेक्टिव कौन कौन से हैं, अभी तक हम लोगों ने इन 2-3 लेक्चर जितने भी हुए हैं अभी सिर्फ यही हम लोगों ने स्टडी किया है। और प्लस मैंने प्रैक्टिकली आप लोगों को बताया था कि असेंबली लैंग्वेज को कैसे आप लोगों ने एग्जीक्यूट करना है। लास्ट टाइम मुझे 1-2 स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आए हैं दरमियान में, तो दोबारा से मैं फिर आज आपको डॉस बॉक्स के अंदर असेंबली लैंग्वेज को रन करने का तरीका जो है वो दोबारा आज फिर जो है वो बताऊंगा। तो अभी मैं डिस्कस करने लगा हूं जी डायरेक्टिव्स। Instruction and data are not the only element that make up an assembly language program। वो कहता है कि जो हदायत है वो और डेटा ये दो अलग-अलग एलिमेंट नहीं है बल्कि ये मेकअप है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के। कैसे मेकअप है जी, आगे देखते हैं। हम ये उसको मेकअप करते हैं ताकि आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो सके, प्रॉपर बन सके। जैसे कि इंटीजर a is equal to 10। अब असेंबली लैंग्वेज में आप इंटीजर a is equal to 10 नहीं लिख सकते, क्यों? यहां पे जो डिक्लेयर करोगे वेरिएबल उसको डिक्लेयर करने का तरीका कार ही डिफरेंट है, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टिव्स। आगे चल के ये नीचे डायरेक्टिव जो है वो डिस्प्ले होने लगा। यू सा एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्टिव इन द प्रीवियस सेक्शन व्हेन द डाटा एलिमेंट वर डिफाइंड। जहां पे आपने डाटा डिफाइन किया था, मिसाल के तौर पे ये जो आपका डेटा है ये डॉट डेटा हो जाएगा तो ये आपका डायरेक्टिव बन जाएगा। The data type were declared using the assembler directive used in GNU assembler।
वो कहता है कि ये GNU असेंबलर के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि डॉट लॉन्ग, डॉट आस्की, डॉट फ्लोट. Directive are used to alert the assembler that a specific type of data is being declared. यानी कि डॉट लॉन्ग, डॉट आस्की, डॉट फ्लोट जब आप लिखोगे या डॉट डेटा आप जब आप लिखोगे तो जाके असेंबलर को ये पता चलेगा कि वाकई ही इसने मेमोरी को कंज्यूम करने के लिए अब जो है वो डाटे को जो है वो डिफाइन किया है, डाटे को जो है वो डिक्लेयर किया है. As shown in example, directive are preceded by a period to set them apart from label. अब वो क्या होगा कि जैसे ही उसको पता चलेगा कि अब डाटा जो है वो मुझे मिल रहा है, वो चाहे डॉट लॉन्ग से है, चाहे वो डॉट आस्की से है, चाहे वो डॉट फ्लोट से है, चाहे वो डॉट डेटा से है, तो अब वो डायरेक्टर प्रॉपर तरीके से जो है वो उस प्रोग्राम का हिस्सा है, लेबल बन चुका है, तो अब उसको आसानी जो है वो वर्क करने में आसानी होगी, मेमोरी को कंज्यूम करने में आसानी हो जाएगी. डायरेक्टिव्स एज एन अदर एरिया इन विच द डिफरेंट असेंबलर वेरी. वो कहता है कि ये भी एक डिफरेंट एरिया है, डिपेंड कर रहा है कि आप जो है असेंबलर या आपका जो प्रोसेसर है वो किस तरह का है और उसमें किस तरह का असेंबलर जो है वो काम कर रहा है. Many different directives are used to help make the programmer's job of creating instruction code easier. वो कहता है कि जितने ज्यादा प्रोग्रामर डायरेक्टिव्स को इस्तेमाल करेंगे वो उतनी ही ज्यादा प्रोग्राम की जॉब्स को जो है वो इजियर कवर करेंगे ताकि इंस्ट्रक्शन कोड जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके. Some modern assembler have list of directive that can reveal many HL प्रोग्राम फीचर. वो कहता है कि कुछ ऐसे मॉडर्न असेंबलर अब आ रहे हैं जिनके अंदर शुरू से ही जो है वो इस कोड को जो है वो लिखा हुआ है और इसके अंदर जो है वो वर्किंग जो है वो हुई है, यानी वो शुरू से ही उनके अंदर जो है वो मौजूद होंगे. आपको बार बार इन चीजों को डिक्लेयर करने की जरूरत पेश नहीं आएगी. एज सच वाइल लूप, जैसे कि अब लूप्स की बात करें तो लूप असेंबली लैंग्वेज में है लेकिन वो अपने तर्ज से अपने इंस्ट्रक्शन कोड के लिहाज से जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं. इफ देन एल्स है, इसी तरह से आपकी इफ देन एल्स स्टेटमेंट है, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, आपकी कंटिन्यूअस स्टेटमेंट है, वही स्टेटमेंट्स हैं जो आप लोगों ने सी एंड सी प्लस प्लस में पढ़ी हैं, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में इन्हीं स्टेटमेंट को हम डायरेक्टिव्स के थ्रू जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे. द ओल्डर मोर ट्रेडिशनल असेंबलर हाउएवर कीप द डायरेक्टिव टू मिनिमम, forcing the assembly language programmer to use the mnemonic code and create a program logic. वो कहता है कि इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हम अपने निमोनिक्स कोड बनाएंगे ताकि जो है हमारा डाटा जो है वो प्रॉपर तरीके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हिस्सा बन सके. यहां तक किसी स्टूडेंट में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते. क्लियर है सबको? ओके जी. One of the most important directives used in assembly language program is dot section. One of the most important directives used in assembly language is the dot section directive. वो कहता है कि सबसे जो important आपका डायरेक्टिव है इसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो डॉट सेक्शन है. This directive defines the section of memory in which the assembly language program is defining elements. वो कहता है कि ये वो एरिया है. अभी डॉट सेक्शन का मतलब ये है कि जैसे आपकी सी एंड सी प्लस प्लस की मेन बॉडी, यानी इस हिस्से के अंदर जहां पे डॉट सेक्शन और उसके नीचे जितना भी एंड सेक्शन तक आप जितना भी कोड लिखोगे वो बेसिकली आपके असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के डिफाइंड एलिमेंट्स होंगे. यानी आपने जो भी प्रोग्राम लिखना है ये किस्म की मेन बॉडी ऑफ द असेंबली लैंग्वेज. ऑल असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम हैव एटलीस्ट 3 सेक्शन that must be declared. वो कहता है कि हर असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम जो है इसके 3 डिफरेंट सेक्शन है जो कि लाजमी आप लोगों ने डिक्लेयर करने हैं. एक डॉट डेटा सेक्शन, BSS सेक्शन और टेक्स्ट सेक्शन. डेटा सेक्शन इज यूज्ड टू डिक्लेयर, वन बाय वन हम इनकी डिटेल जो है डिस्कस करने जा रहे हैं. द डेटा सेक्शन इज यूज्ड टू डिक्लेयर द मेमोरी रीजन वेयर डेटा एलिमेंट आर स्टोर फॉर द प्रोग्राम. वो कहता है कि डेटा सेक्शन के अंदर आप क्या करोगे, सिर्फ अपनी मेमोरी की जो रीजन्स हैं उनको डिक्लेयर करोगे और उसके एलिमेंट्स को डिक्लेयर करोगे प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए. द सेक्शन कैन नॉट बी एक्सपेंड आफ्टर द डेटा एलिमेंट, एंड जैसे ही डेटा एलिमेंट डिक्लेयर हो गया अब आप इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते. एंड द रिमेन स्टैटिक थ्रू आउट द प्रोग्राम, और ये स्टैटिक हो जाएगा और पूरे का पूरा प्रोग्राम जो है वो इसी की डाटा की एलिमेंट्स के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट होगा.
द BSS सेक्शन इज आल्सो अ स्टैटिक मेमोरी सेक्शन। वो कहता है कि BSS सेक्शन क्या है, ये भी आपकी स्टैटिक मेमोरी का एक सेक्शन है। इट कंटेन बफर फॉर डाटा टू बी डिक्लेयर लेटर इन द प्रोग्राम। वो कहता है कि बाद में, यानी ये एक ऐसा बफर है, ऐसी मेमोरी लोकेशन है जहां पे आप अपना डाटा डिक्लेयर करके छोड़ दोगे, लेकिन बाद में आप जब चाहोगे, जहां चाहोगे, पूरे प्रोग्राम के अंदर आप इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। वेयर में व्हाट मेक दिस सेक्शन स्पेशल इज दैट द बफर मेमोरी एरिया इज जीरो फिल्ड। जैसे ही आपका बफर का मेमोरी एरिया जीरो फील्ड हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली आपका डाटा जो है वो ट्रांसफर करके दूसरी लोकेशन को दे दिया जाएगा। यानी कि आप ये समझ लें कि ये इसका ग्लोबल एरिया है, ग्लोबल फॉर्म है। उस ग्लोबल एरिया के अंदर से जो भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, अब वो प्रोग्राम में जहां जहां हमें वेरिएबल चाहिए होंगे, हम उन प्रोग्राम्स को वन बाय वन जो है वहां वहां पे उन वेरिएबल को इस्तेमाल करते जाएंगे। The text section is the area in memory where the instruction code is stored. Text section क्या है, जहां पे हम अपने इंस्ट्रक्शन को, कोड को जो है वो स्टोर करते हैं। Again this area is fixed. अब ये एरिया जो है ये भी फिक्स है। In that it contain only the instruction code that are declared in assembly language program. और ये इसके अंदर आप assembly language की तमाम जितनी भी प्रोग्रामिंग है वो सारी की सारी आप इस सेक्शन के अंदर जो है वो डिक्लेयर करोगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास कोर पार्ट्स ऑफ एन IA32 प्रोसेसर, यानी कि एक प्रोसेसर के क्या मेन पार्ट्स होने चाहिए या क्या मेन पार्ट्स हैं, अब हम इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। खास तौर पे इंटेल कॉर्पोरेशन के 32 प्रोसेसर जो है इसको अब हम डिस्कस कर रहे हैं। While different processor families incorporate different instruction sets and capabilities, वो कहता है कि डिफरेंट तरह की फैमिलीज हैं जो कि इनकॉर्पोरेट है डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट्स की और कैपेबिलिटीज की। देयर इज अ कोर सेट ऑफ कंपोनेंट दैट कैन बी फाउंड ऑन मोस्ट प्रोसेसर। वो कहता है कि काफी ऐसे हैं जो कि ज्यादातर हम जो है अपने प्रोसेसर के अंदर हमें मिल जाते हैं। मोस्ट इंट्रोडक्टरी कंप्यूटर साइंस क्लासेस टीच 4 बेसिक कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। वो कहता है कि ज्यादातर क्लास के अंदर या क्लासेस के अंदर 4 डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेसर जो है वो पढ़ाए जाते हैं, उन्हीं के ऊपर जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो वर्किंग कराई जाती है। सबसे पहले प्रोसेसर, सिस्टम मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो अब इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास होती है सिस्टम बसेस, जिसकी 3 डिफरेंट बसेस हैं। एक कंट्रोल बस है, एड्रेस बस है और डाटा बस है। ये तीनों बसेस मिलके जो है वो डाटा, चाहे इनपुट है उसके ऊपर, चाहे आपकी मेमोरी, ये देखिए प्रोसेसर से तीनों वर्किंग में है। मेमोरी में से आपका एड्रेस और कंट्रोल स्टोर हो रहा है। इनपुट डिवाइस में भी तीनों इस्तेमाल हो रही है, लेकिन आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर जैसे कि आपको प्रोसेसर पे नजर आ रहा है, सेम इसी तरह आपको आउटपुट पे भी नजर आ रहा है कि आउटपुट के अंदर सारी की सारी प्रॉपर तरीके से जो है वो इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है। द प्रोसेसर कंटेन द हार्डवेयर एंड इंस्ट्रक्शन कोड दैट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। वो कहता है कि प्रोसेसर जो है वो बेसिकली आपका किसके ऊपर कंसिस्ट कर होता है, हार्डवेयर के ऊपर। अब कंटेनर जो है हार्डवेयर का वो इंस्ट्रक्शन कोड के ऊपर कार्य होता है। अब इंस्ट्रक्शन कोड किसका है, वो कंट्रोल ऑपरेशन का है, जो कि सारे एक पूरे सिस्टम को लेके चल रहा है। इट इज कनेक्टेड टू द अदर एलिमेंट ऑफ द कंप्यूटर, और ये दूसरे कंप्यूटर के मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ जो है वो कनेक्ट होता है। द मेमोरी स्टोरेज यूनिट, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि अब ये थ्रू केबल है और उस केबल का नाम जो है वो मैंने आपको बताया कि आपका सिस्टम बसेस होती हैं। अब ये सिस्टम बसेस जो है उनमें 3 तरह की सिस्टम बसेस हैं। कंट्रोल बस है, एड्रेस बस है और डाटा बस है, जो कि आपके डेटे को पूरे इनपुट आउटपुट और सिस्टम मेमोरी के अंदर प्रोसेसर से जो प्रोसेसिंग करवा के और जो है वो आउटपुट तक उसको लेके पहुंचती हैं। यूजिंग 3 सेपरेट बसेस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डाटा बस। वही बात उसने नीचे भी कर दी है कि वो 3 बसेस जो हैं ये आपस में इन सब को कनेक्ट रखती हैं। हमने कोई भी चीज 2+2 अगर प्रोसेस करवाना है तो उसने प्रोसेसिंग करनी है, मेमोरी से लोकेशन लेनी है, इनपुट डिवाइस के थ्रू आपने इनपुट किया है और तब जब जाके हमें उसकी आउटपुट जो है 4 इज इक्वल टू है जो वो डिस्प्ले। The control bus is used to synchronize the function between the processor and individual system element. वो कहता है कि कंट्रोल बस क्या करती है, कंट्रोल बस सिंक्रोनाइज करती है किस चीज को, उसकी फंक्शंस को जो कि प्रोसेसर और इंडिविजुअली सिस्टम के दरमियान में चल रही होती है। The data bus is used to move the data between the processor and the external system element. अब डाटा बस क्या करती है कि वो आपके एक्सटर्नल डाटा बस
एलिमेंट्स जो है सिस्टम के, उनके दरमियान डाटा को जो है वो ट्रांसफर करती है। एन एग्जांपल ऑफ दिस वुड बी रीडिंग डेटा फ्रॉम मेमोरी लोकेशन, और इसका काम क्या है कि मेमोरी लोकेशन से डाटा को जो है वो प्रॉपर तरीके से रीड करना। द प्रोसेसर प्लेस ऑफ मेमोरी एड्रेस टू रीड ऑन द एड्रेस बस। वो कहता है कि इससे क्या होता है कि वो एड्रेस बस से जो है वो इसको कवर करता है। एंड मेमोरी स्टोरेज यूनिट रिस्पॉन्ड बाय प्लेस द वैल्यू स्टोर इन दैट मेमोरी लोकेशन ऑन द डाटा बस फॉर द प्रोसेसर टू एक्सेस, यानी जिस प्रोसेसर के थ्रू हम उसको एक्सेस करेंगे उस लेवल पे वो डाटा जो है वो प्रॉपर तरीके से स्टोर होगा और डाटा जो है वो रिट्रीव होगा, और उसके अंदर सारी बसेस जो है वो प्रॉपर तरीके से अपना काम जो है वो करेंगी। द प्रोसेसर इटसेल्फ कंटेन ऑफ मेमोरी कंपोनेंट, वो कहता है कि अगर प्रोसेसर की ही हम बात करें तो प्रोसेसर के अपने कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा हैं। ईच कंपोनेंट हैज सेपरेट फंक्शन इन द प्रोसेसर एबिलिटी टू प्रोसेस द डेटा। हर कंपोनेंट जो है प्रोसेसर के अंदर वो जो है वो ज्यादातर उसके अंदर एबिलिटी है कि वो सारे के सारे प्रोसेसर को डाटा को प्रोसेस करे, प्रोसेस करने के बाद जो है वो बाद में आउटपुट तक पहुंचाए। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम हैव द एबिलिटी टू एक्सेस एंड कंट्रोल ईच ऑफ दीज एलिमेंट, लेकिन ये अख्तियारात किसके पास है? ये सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के अंदर है, जो कि डायरेक्टली आपके प्रोग्राम को लैंग्वेज प्रोग्राम्स को जो है चेक करती है और उस एलिमेंट तक पहुंचती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग डायरेक्टली एक कमांड आगे प्रैक्टिकली जब करेंगे तो हम डायरेक्टली सीपीयू के अंदर बैठ के जो है अपना वर्क कर रहे होंगे, यानी रजिस्टर्स के ऊपर काम कर रहे होंगे, रजिस्टर्स के ऊपर ही हम अपने डेटे को जो है वो मूव कर रहे होंगे। द मेन कंपोनेंट ऑफ द प्रोसेसर आर फॉलो कंट्रोल यूनिट, एग्जीक्यूशन यूनिट, रजिस्टर, फ्लैग फ्लो। इसी तरह हमारा ALU है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, FPU है, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। तो ये मुख्तलिफ प्रोसेसर के हिस्से हैं जो कि प्रोसेसर जो है अपने अंदर वर्किंग करने के लिए, डाटा को प्रोसेस करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करना है। सबसे पहले है जी कंट्रोल यूनिट। वैसे नॉर्मली तौर पे आपने ICT में भी पढ़ा होगा, कंट्रोल यूनिट है यानी कि CU, ALU, FPU, रजिस्टर एंड बफर। ये 5 के 6 कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि प्रोसेसर के अंदर अलग-अलग वर्किंग कर रहे हैं। कंट्रोल यूनिट के बारे में हम लोग ज्यादातर ये कहते हैं कि ये सारे का सारा हार्डवेयर को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज के लिहाज से कंट्रोल यूनिट को देखते हैं, एट द हार्ट ऑफ द प्रोसेसर इज द कंट्रोल यूनिट। वो कहता है कि कंट्रोल यूनिट बेसिकली क्या है? हार्ट ऑफ द प्रोसेसर है, यानी कि आपका प्रोसेसर का मेन जो दिल है वो आपका कंट्रोल यूनिट है। The main purpose of the control unit is to control what is happening at any time within the processor। वो कहता है कि कंट्रोल यूनिट का काम ही यही है कि वो हर टाइम ये चेक करता रहे कि क्या कोई इशू तो नहीं है प्रोसेसर के अंदर। अगर कोई इशू आता है तो वो उसको उसी टाइम रिजॉल्व करता है। तो हर वक्त एक्टिव रहने वाली जो आपका कंपोनेंट है वो कंट्रोल यूनिट है, और इसका काम यह है कि हर टाइम प्रोसेसर के अंदर जो है वो वर्किंग को देखता रहे। while the processor is running, instruction must be retrieved from memory and loaded for the processor to handle। जैसे ही इसको कोई मिलता है तो ये क्या करता है? इंस्ट्रक्शन में से मेमोरी के अंदर उस ऑब्जेक्ट को लोड कर देता है। The job of the control unit is to perform 4 basic function। वो कहता है कंट्रोल यूनिट 4 बेसिक फंक्शन जो है वो करता है। एक, रिट्रीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, डिकोड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ऑपरेशन for operation, retrieve data from memory as needed, store the result as necessary। तो ये 4 डिफरेंट काम है जो कि हमारा कंट्रोल यूनिट जो है वो प्रोसेसर के अंदर करता है। द इंस्ट्रक्शन काउंटर रिट्रीव द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कोड फ्रॉम मेमोरी एंड प्रिपेयर इट टू बी प्रोसेस। वो कहता है कि इंस्ट्रक्शन काउंटर क्या करता है कि वो नेक्स्ट हिदायत को मेमोरी से उठाता है, उसे प्रिपेयर करता है और उसको प्रोसीड कर देता है। The instruction decoder is used to decode the retrieve instruction code into a micro operation। वो कहता है कि इस तरह क्या होता है कि माइक्रो ऑपरेशन जो है यानी छोटे छोटे ऑपरेशन होना शुरू हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो एक बहुत बड़ा डाटा जो है वो रिट्रीव होना था, अब वो छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में डीकोड होकर डाटा जो है वो रिट्रीव हो रहा है। इस तरह से प्रोसेसर को जो है प्रोसेस करने में भी आसानी हो रही है, क्योंकि कोड जो है उसका डीकोड होकर आहिस्ता आहिस्ता मूव हो रहा था। Micro operation is the code that control the specific signal within processor chip to perform the function of the instruction code। और यही माइक्रो प्रोसेसर करता है कि वो उसके इंस्ट्रक्शन कोड को लेके जो है वो एग्जीक्यूट करे।
यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। क्लियर है जी सबको? When the prepare micro operation is ready, जैसे ही माइक्रो ऑपरेशन जो है वो प्रिपेयर होता है और रेडी होने के लिए या रेडी हो जाता है प्रिपेयर होके, द कंट्रोल यूनिट पासिस इट अलोन टू द एग्जीक्यूशन, तो कंट्रोल यूनिट जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन को जो है वो लेकर चलता है फॉर द प्रोसेसिंग के लिए, एंड रिट्रीव एनी रिजल्ट टू स्टोर एंड एप्रोप्रिएट लोकेशन, और उस रिजल्ट को आउटपुट की तरफ ले जाता है जिस लोकेशन पे उसका डाटा जो है वो मौजूद होता है। The control unit is the most hotly reached part of the processor। वो कहता है कंट्रोल यूनिट जो है वो सबसे हॉट पार्ट है आपके प्रोसेसर का। Many advanced in microprocessor technology fall within a control unit section। वो कहता है बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज जो हैं वो माइक्रो प्रोसेसर के इस यूनिट के अंदर ही जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। Intel has made numerous advancement in speed up the operation within the control unit। वो कहता है कि इंटेल कॉर्पोरेशन क्या कर रही है, वो दिन ब दिन ऐसे न्यूमोरियस एडवांसमेंट बना रही है ताकि जो कंट्रोल यूनिट है ये ज्यादा से ज्यादा स्पीड अप हो और ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशन करने में कामयाब हो। One of the most beneficial advancement is manner in which instruction are retrieved and proceed by the control unit। वो कहता है कि इसकी बेनिफिशियरी क्या होगी, एडवांसमेंट क्या होगा कि इंस्ट्रक्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस हो के कंट्रोल यूनिट से जो है वो आउटपुट की तरफ मूव करेंगी। एट द टाइम ऑफ दिस राइटिंग द लेटेस्ट इंटेल प्रोसेसर पेंटियम 4 यूज अ कंट्रोल यूनिट टेक्नोलॉजी कॉल्ड नेट ब्रेस्ट। वो कहता है कि अगर मैं पेंटियम 4 की बात करूं उस दौर में जब पेंटियम 1 था, 2 था, फिर 3 आया, 4 आया, लेकिन पेंटियम 4 के अंदर उस टेक्नोलॉजी को ऐड कर दिया गया उस टेक्नोलॉजी का नाम है नेट ब्रेस्ट। अब ये नेट ब्रेस्ट टेक्नोलॉजी करती क्या है? नेट ब्रेस्ट टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट 4 पार्ट्स ऑफ सेपरेट टेक्निक टू हेल्प स्पीड अप द प्रोसेसिंग इन द कंट्रोल। अब नेट ब्रेस्ट बेसिकली करता क्या है कि उसके 4 डिफरेंट टेक्नोलॉजी के पास है सेपरेट जिनका काम क्या है कि डेटे को प्रोसेस करना है, स्पीड अप करना है ताकि कंट्रोल यूनिट के पास जो है वो पहुंच सके। नोइंग how these technique operate can help you optimize your assembly language program। the net breast feature are as follow। वो कहता है कि आगे चल के इसके ये कुछ नेट ब्रेस्ट के फीचर हैं जो कि प्रोग्राम को कैसे स्पीड अप करते हैं ताकि जो है कंट्रोल यूनिट जो है उस प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके। यहाँ पे एक डायग्राम भी आप देख रहे हैं कि ये 4 डिफरेंट इसके पार्ट हैं। इंस्ट्रक्शन प्रीफेच डिकोडर, आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन इंजन, रिटायरमेंट यूनिट और ब्रांच प्रेडिक्शन। ये आपका कंट्रोल यूनिट के अंदर 4 वो नेट ब्रेस्ट के पार्ट हैं जो कि आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को ज्यादा से ज्यादा स्पीड अप करते हैं ताकि आपका प्रोग्राम जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो एग्जीक्यूट हो सके। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंस्ट्रक्शन प्रीफेच एंड डिकोडिंग पाइपलाइन। पुराने प्रोसेसर की अगर हम बात करें, ओल्डर प्रोसेसर in the IA32 family fetch instruction and data directly from system memory as they were needed by the execution unit। वो कहता है कि अगर हम पुराने प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल की जो फैमिली थी 32 प्रोसेसर वो इंस्ट्रक्शनली कोड को डायरेक्टली जो है वो मेमोरी को सपोर्ट करती थी और इससे एग्जीक्यूशन लेवल जो है वो डाउन होता था। because it take considerably longer to retrieve data from memory then it process it and black log occur where the processor is continually waiting for instruction and data to be retrieved from the memory। वही बात आ गई कि होता क्या था कि पुराने जो ओल्ड प्रोसेसर हैं 32 बिट के, उनके अंदर जब डाटा को रिट्रीव किया जाता था तो डाटा सबसे पहले मेमोरी में आता था, मेमोरी से वो प्रोसेसर में जाता था, प्रोसेसर से वो प्रोसेस होने के बाद फिर मेमोरी में आता था। अब वहां पे इस दौरान बहुत ज्यादा जो उसका टाइम लगता था उसको उसने ब्लैक लॉग का नाम दिया है कि ब्लैक लॉग जो है वो अक्कर होते थे। इस तरह टाइम ज्यादा रिकवर होता था और डाटा की रिट्रीव जो है मेमोरी तक पहुंचने में प्रोसेसिंग जो है वो स्लो होती थी। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीफेचिंग वाज क्रिएटेड। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रीफेचिंग जो है वो क्रिएट की गई। Although the name sound odd, prefetching involve attempt to retrieve fetch instruction and or data before they are actually needed by the execution unit। वो कहता है कि ये बेशक पुराना वर्ड है प्रीफेचिंग, लेकिन क्या है कि न्यू अगर हम बात करें कि डाटा की जो रिट्रीव है वो फेच इंस्ट्रक्शन यानी डाटा को प्रॉपर तरीके से वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है, उसको फेच कर रहा है और उसको प्रोसेस करने से पहले जो एग्जीक्यूट यूनिट के पास जो है वो
हो रहा है इन टू इनकॉर्पोरेट प्रीफेचिंग अ स्पेशल स्टोरेज एरिया नीडेड ऑन द प्रोसेसर चिप इटसेल्फ। और क्या किया गया कि प्रोसेसर के ऊपर प्रॉपर तरीके से एक एरिया जो है डिक्लेयर किया गया है जो कि उस डेटे को प्रॉपर एक्सेस करता है और उसके ऊपर जो है वो चिप के फॉर्म में डेटे को ट्रांसफर करने में मदद करता है। वन डेट कैन बी इजिली एक्सेस बाय द प्रोसेसर, जिसको प्रोसेसर जो है बहुत आसानी के साथ जो है वो एक्सेस करता है क्विकर देन नॉर्मल मेमोरी एक्सेस देयर वाज सॉल्व यूजिंग पाइपलाइन। और उस चीज को कवर किया गया किसके साथ, पाइपलाइन के थ्रू जो है वो कवर किया गया। पाइपलाइन इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ मेमोरी कैशे ऑन द प्रोसेसर चिप। अब ये सारा वर्किंग जो है वो बेसिकली आपकी सिस्टम बसेस के थ्रू हो रहा है, चाहे वो आपका पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट है, चाहे वो आपका प्री फेच्ड डाटा का कॉन्सेप्ट है, चाहे वो आपका कंट्रोल यूनिट वर्क कर रहा है, चाहे वो इंस्ट्रक्शन कोड काम कर रहा है, तमाम का तमाम जो वर्किंग है वो आपकी थ्रू बसेस जो है, कंट्रोल बसेस है, डाटा बस है, एड्रेस बस, उन्हीं के थ्रू जो है वो वर्क कर रही है और वो चिप की फॉर्म में, मदरबोर्ड की फॉर्म में आपके पास सिस्टम में मौजूद है। बोथ इंस्ट्रक्शन एंड डाटा एलिमेंट कैन बी रिट्रीव एंड स्टोर अहेड ऑफ द टाइम that they are required for processing. When the execution unit is ready for next instruction, that instruction is already available in the cache and can be quickly proceed। और वो कहता है कि इससे जैसे वो उसको हिदायत मिलती है वो फौरन इसको जो है वो हाई स्पीड में प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद जो है वो उसको वर्किंग की कंडीशन में आपके पास आउटपुट। यहाँ पे एक वर्किंग हुई है, एक डायग्राम आपको नजर आ रही है। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि सिस्टम मेमोरी सेपरेट है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन कैशे है उसके अंदर प्रॉपर तरीके से जो वो 4 पार्ट थे पाइपलाइन के थ्रू जो है वो वर्किंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन इंजन। द आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन इंजन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंप्रूवमेंट टू पेंटियम 4 प्रोसेसर इन द टर्म ऑफ स्पीड। यानी कि आजकल के अगर मैं प्रोसेसर की बात करूं कि तो आजकल के जो आपके प्रोसेसर है जैसे कि कोर i3 है, कोर i7 है, कोर i5 है, क्वाड कोर है, कोर टू डू है, ये पेंटियम 4 से बहुत आगे प्रोसेसर है। पेंटियम 4 इनसे बहुत पीछे का प्रोसेसर है। उस वक्त से ये सारी टेक्नोलॉजी जो है वो इसमें ऐड कर दी गई है ताकि आने वाले वक्तों के अंदर किसी भी किस्म की प्रोसेसर के अंदर कोई चेंजेस ना की जाए, बस स्पीड जो है वो बढ़ाई जा रही है। लेकिन पेंटियम 4 जब था तो उस वक्त ये सारी चीजें जो है इसमें ऐड हो चुकी थी। दिस इज वेयर इंस्ट्रक्शन आर प्रिपेयर्ड फॉर प्रोसेसिंग बाय द एग्जीक्यूशन यूनिट। वो कहता है कि वहां पर इसलिए सेंड करता है कि जहां पे एग्जीक्यूशन जो है वो डाटा जो है वो अपना प्रोसेस हो सके। इट कंटेन सेवरल बफर to change the order of instruction within the pipeline to increase the performance of the controller। और इससे होगा क्या कि कंट्रोल यूनिट की जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा इंक्रीज होगी। जैसे कि आप ये देख रहे हैं इंस्ट्रक्शन प्रीफेच डिकोडर है, वो एलोकेटर है, रजिस्टर रिमेनिंग है, फिर आपका माइक्रो ऑपरेशन हो रहा है। अब ये आउट ऑफ ऑर्डर एक्सचेंज एक बनी हुई है पाइपलाइन के थ्रू जो है, और इन दोनों का काम क्या है कि एग्जीक्यूशन यूनिट को जो है प्रॉपर और रिटायर्ड यूनिट को प्रॉपर तरीके से डाटा जो है वो पहुंचाना। Instruction retrieved from the prefetch and decoding pipeline are analyzed and reordered। वो कहता है कि ये रीऑर्डर में और पाइप एनालाइज में प्रॉपर तरीके से जो है वो डिकोड किया जा रहा है। इनेबल देम टू बी एग्जीक्यूटेड as quickly as possible। वो इसमें होता क्या कि डाटा को जितना ज्यादा क्विकली वो एग्जीक्यूट कर सके उतना ज्यादा ही वो इसको अप्लाई करेंगे। बाय एनालाइजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन the out of order execution engine can find independent instruction that can be executed and their results save until required by the rest of the program। वो कहता है कि प्रोग्राम जो मर्जी हो वो किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो, लेकिन असल चीज है उसकी एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेसर की स्पीड अप होगी तो प्रोग्राम आपका प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट होगा। अगर प्रोसेसर की स्पीड डाउन है तो आपको पता है कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो लो होगी। अब उसके लिए उसका कंट्रोल यूनिट है, उसका ALU है, उसके जो है फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट है, उसके जो बफर है, रजिस्टर, ये सब ने मिलके जो है वो वर्किंग करनी है। द पेंटियम 4 प्रोसेसर कैन हैव अप टू 126 इंस्ट्रक्शन इन द आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन इंजन एट एनी वन टाइम। वो कहता है कि पेंटियम 4 में 126 इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम आउट ऑफ ऑर्डर जाके वो एग्जीक्यूट करता था एक वक्त के अंदर। देयर आर 3 सेक्शन विद इन आउट ऑफ ऑर्डर इंजन, द एलोकेटर, रजिस्टर रिमेनिंग, द माइक्रो ऑपरेशन, जो कि हमने पीछे भी डायग्राम में जो है वो देखे हैं। पहला है जी एग्जीक्यूशन यूनिट। द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोसेसर इज टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। वो कहता है कि मेन फंक्शन क्या है प्रोसेसर का कि हदायत को चलाया जाए।
दिस फंक्शन इज परफॉर्म इन द एग्जीक्यूशन यूनिट। और ये सारे का सारा कहाँ हो रहा होता है, ये एग्जीक्यूशन यूनिट के अंदर हो रहा होता है। अ सिंगल प्रोसेसर कैन एक्चुअली कंटेन मल्टीपल एग्जीक्यूशन यूनिट कैपेबल ऑफ द प्रोसेसर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन कोड सिमिल्टेनियसली। वो कहता है कि एक ही वक्त में वो मल्टीपल कोड को मल्टीपल जो है वो सिमिल्टेनियसली जो है वो चला रहा होता है, यानी एक ही वक्त में सारे कोड को जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है। द एग्जीक्यूशन यूनिट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। वही बात आ गई जिसकी मैं पहले कह रहा था कि ALU है, CU है, FPU है, मुख्तलिफ तरह के पार्ट्स हैं प्रोसेसर के जो वर्किंग कर रहे होते हैं। द ALU आर स्पेशली डिजाइन टू हैंडल मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। द पेंटियम फॉर एग्जीक्यूशन यूनिट इंक्लूड सेपरेट ALU फॉर द फॉलोइंग फंक्शन: सिंगल इंटीजर ऑपरेशन, कॉम्प्लेक्स इंटीजर ऑपरेशन एंड फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। यानी कि ये मैथमेटिकल जब काम आएगा तो आपका ALU और FPU जो है वो वर्किंग प्रॉपर तरीके से करेंगे। अब दोनों का लो लेटेंसी इंटीजर एग्जीक्यूशन यूनिट है, कॉम्प्लेक्स इंटीजर एग्जीक्यूशन यूनिट है और फ्लोटिंग पॉइंट, यानी जो मैंने अभी पीछे बताए उन्हीं के बारे में जो है वो यहाँ पे डिटेल दी गई है। इसको आप खुद एक दफा देख लीजिएगा। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया जी सबको? Yes, sir. हाँ, इंशाल्लाह जल्द ही हम इसका जो प्रैक्टिकल है वो स्टार्ट कर लेंगे। मैंने आप लोग को आज गूगल क्लासरूम का जो लिंक है वो शेयर कर दिया था। वो दोनों तीनों जो GR है वो तमाम क्लास को शेयर कर दें ताकि वो गूगल क्लासरूम में जो है वो ऐड हो जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू सून।